जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1934 में जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो आइडिया है वो दिया गया था एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा बनाने का जो आइडिया है वो दिया गया था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहली बार अनाउंस किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो हम बनाएंगे और वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट करेगी, बनाएगी। और 1938 में नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिना किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस के बनाया जाएगा, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगा। और इसके लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और उसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, लोग जो है उसके मेंबर्स को चुनेंगे। 1940 में आता है अगस्त ऑफर, और अगस्त ऑफर में जो है ये संविधान बनाने का जो डिमांड था उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 1942 में जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं ये कैबिनेट के मेंबर रहते हैं, तो ये इंडिया आते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने आपकी संविधान बनाने की जो मांग है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जब तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक जो है आप संविधान नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल वो लेके आते हैं। 1946 में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका गठन हो जाता है नवंबर 1946 में। और किस प्लान के तहत होता है? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो पार्शली इलेक्टेड बॉडी रहती है और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी रहती है, यानी कि जो मेंबर्स थे वो टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइजी। यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट नहीं किया गया था। तो इसीलिए जो पार्शली इलेक्टेड मेंबर्स भी शामिल थे संविधान की सभा में और पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल थे संविधान सभा में। और हमारी संविधान सभा में जो है सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग शामिल थे, जैसे हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन और क्रिश्चियंस थे, SC ST थे और महिलाएं भी थी, यानी सभी सेक्शंस के लोग जो है इसमें शामिल थे। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है असेंबली की, और उस मीटिंग को मुस्लिम लीग जो है बॉयकॉट कर देती है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है और जो मुस्लिम लीग है उस मीटिंग को बॉयकॉट कर देती है और सचिंद्र नाथ सिन्हा जी को जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया जाता है। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो प्रेसिडेंट जो हैं असेंबली के चुने जाते हैं और SC मुखर्जी और VT कृष्णचारी जो है वाइस प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जो है ले आते हैं असेंबली में। यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि जो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक तरह से रूपरेखा थी संविधान की, उसी को हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। और 22 जनवरी 1947 को इस रेजोल्यूशन को जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है। 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है और उसके बाद इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 में आता है। और असेंबली जो थी वो फुली सोवरेन बॉडी थी और असेंबली अब जो है एक तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम करने लगती है। और 1947 के एक्ट के आने के बाद जो है असेंबली पूरी तरीके से पावरफुल हो जाती है, वो सोवरेन बॉडी बन जाती है, यानी कि अब जो है जो सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस है वो भी असेंबली परफॉर्म करेगी और साथ ही साथ जो संविधान बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस है वो भी असेंबली परफॉर्म करेगी। तो असेंबली एक तरह से पहली पार्लियामेंट बन जाती है फ्री इंडिया की। तो जब भी असेंबली जो है मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करने के लिए, तो उस समय उसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी असेंबली मिलती थी तो उसको चेयर करने का काम करते थे GV मालवंकर। ठीक है, यानी कि जब संविधान बनाने के लिए मिल रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर कर रहे हैं और जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिल रहे हैं तो GV मालवंकर जो है चेयरमैन हैं। और ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो कब तक चलते हैं? तो 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों फंक्शन जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कुछ और फंक्शंस भी जो है परफॉर्म किए गए, जैसे इंडिया की मेंबरशिप जो है कॉमनवेल्थ में 1949 में, तो ये भी जो है रेटिफाई किया गया। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया और हमारे नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया 24 जनवरी 1950 को। और हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949 को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया गया। और उसमें एक प्रस्तावना थी, एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। ठीक है,
तो एक प्रेम्बल 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स थे हमारे संविधान में। और जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था तो सबसे लास्ट में जो है प्रियम्बल तैयार किया गया था। ठीक है, पूरे संविधान बन के तैयार होने के बाद सबसे लास्ट में जो है प्रियम्बल तैयार किया गया है। तो कुछ प्रोविजंस जो थे हमारे संविधान के वो 26 जनवरी 1949 को फोर्स में आ गए थे और कुछ प्रोविजंस जो है वो बाद में फोर्स में आए थे। कुछ मेजर कमिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी और इसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 अगस्त 1947 को जो है इस कमेटी को सेटअप किया गया था और इसमें 7 मेंबर्स थे, जिसमें चेयरमैन BR अम्बेडकर जी और N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और N माधवन राव। और N माधवन राव जो है वो BL मित्र की जगह थे क्योंकि इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया था। और उसके बाद TT कृष्णमाचारी थे, ये किसकी जगह थे? तो DP खेतान की जगह थे क्योंकि 1948 में DP खेतान जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह लेते हैं TT कृष्णमाचारी जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो हमारा संविधान जो है वो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, तो इसमें एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स जिसको 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 8 स्केड्यूल्स आते हैं। और हमारे संविधान को कई सोर्सेज से जो है डिराइव किया गया है। जैसे ज़्यादातर जो प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो है जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिया गया है, वो डिराइव किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न तो ज़्यादा रिजिड है न ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी इतना इजी भी नहीं है कि आप इसको इजीली अमेंड कर सकते हैं और इतना कठिन भी नहीं है कि इसको अमेंड किया जा सके। ठीक है, तो एक तरह से जो है ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बल्कि दोनों की सिंथेसिस है। उसके बाद हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बायस, यानी कि जो हमारे यहाँ सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से। ठीक है, स्टेट भी पावरफुल है लेकिन सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से। और जब भी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, यानी वहाँ पे सेंट्रल का रूल हो जाता है। तो एक तरह से स्ट्रक्चर तो फेडरल है लेकिन यूनिटरी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यानी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए आर्टिकल 1 डिफाइन करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 1 जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात नहीं करता बल्कि बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बात करें फेडरल क्या है, तो फेडरल जैसे कि जहाँ पे 2 गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। पावर का डिवीज़न होना चाहिए, तो पावर का डिवीज़न भी देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा रिजिड है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, दोनों का मिक्सचर है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और बाई कैमरलिज्म होता है, यानी 2 लेजिस्लेचर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर की, तो सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे इमरजेंसी के टाइम में देखेंगे तो सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल सिटीजनशिप है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल हो, जुडिशरी इंटीग्रेटेड हो, जैसे हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है और वो बाकी हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। और जो स्टेट का गवर्नर है उसको अपॉइंट करने का काम सेंटर करती है। और ऑल इंडिया सर्विसेज है और इमरजेंसी प्रोविजंस है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ का जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाय। फेडरल सिस्टम तो है लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है और इसको कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलिए या कैबिनेट गवर्नमेंट बोलिए, बात एक ही है। जो हमारी पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में जो हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है, वहीं जो ब्रिटिश स्टेट में जो हेड होता है वो हेरिडिटरी है। ठीक है, वहाँ पे हेरिडिटरी यानी मोनार्की है, तो इसलिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ के पार्लियामेंट में, इंडिया के पार्लियामेंट में और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी।
और देखिए जैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो वहाँ पे सबसे सुप्रीम है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे यहाँ हमको जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ पे जो है वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम होगी, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशियरी जो है, जो हमारे कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। और हमारे यहाँ आपको इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलेगी, यानी कि सिर्फ एक ही कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉज को और स्टेट लॉज को दोनों को इम्प्लीमेंट करवाता है यूएसए में। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट के लॉज जो है वो एक ही कोर्ट जो है इन्फोर्स कराता है, लेकिन यहाँ पे जो फेडरल लॉज हैं वो हमारी फेडरल जुडिशरी वो करती है, और जो स्टेट के लॉज हैं वो स्टेट जुडिशरी के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में लोगों के पास जो नागरिकता है वो एक ही, ऐसा तो नहीं है कि स्टेट की अलग नागरिकता हो और सेंटर की अलग नागरिकता हो, एक ही सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन कहीं कहीं आपको डुअल सिटीजनशिप भी देखने को मिलेगा, यानी स्टेट की अलग सिटीजनशिप हो जाती है और सेंटर की अलग सिटीजनशिप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे संविधान के क्या क्या सोर्सेज रहे, यानी किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को देख के और क्या क्या पार्ट जो है उनसे लिया गया है। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्नर का पोस्ट लिया गया है, फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया है, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी में जो प्रोविजंस होते हैं वो लिए गए हैं, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स भी जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए हैं, लिए गए हैं। और सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर का डिवीज़न है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, और जो रिट्स हैं हमारे यहाँ 5 तरह के जो रिट्स होते हैं आर्टिकल 32 में, वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाई कैमरलिज्म, यानी 2 लेजिस्लेचर वाला सिस्टम भी जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, और जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि पार्लियामेंट बना रहा है, कोई भी ऐसा लॉ जो कि आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा हो, तो उस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो यही पावर है जुडिशियल रिव्यू की। ठीक है, आर्टिकल 13 में। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो जो उनकी इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो भी लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद हाई कोर्ट और के जो जजेस हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है और जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रोसीजर है वो भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और राज्यसभा में मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होता है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बात करते हैं क्या क्या लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फेडरल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो लिया गया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो गवर्नर अपॉइंट करता है सेंटर, वो भी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, वो भी पावर जो है वो लिया गया है कहाँ से, प्रोविज़न, ये प्रोविज़न कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों जो हैं वो लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सेंटर कोई लॉ बनाता है तो सेंटर का लॉ ही जो है प्रिवेल करेगा। ठीक है, स्टेट भी चाहे तो बना सकता है, लेकिन अगर उसी सेम चीज़ पे अगर जो सेंटर है वो लॉ बना दे तो सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा। उसके बाद ट्रेड करने की जो फ्रीडम है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कॉमर्स और इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग, जो दोनों हाउसेज की जो जॉइंट सिटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की, वो भी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। तो अब बात करते हैं रशिया से क्या क्या लिया गया है। तो रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, और सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस प्रेम्बल में जो है ये भी रशिया से लिया गया है। फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है हमारे प्रियम्बल में वो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा
और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ जो है वो जापान से लिया गया है। तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट होने वाला पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, प्रियम्बल से स्टार्ट होने वाला पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारा प्रियम्बल है वो बेस्ड है किस पे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, यानी पंडित नेहरू के द्वारा जो संविधान सभा में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था उस पे बेस्ड है हमारा प्रियम्बल। और प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। और ये देखिए यूपीएससी 2017 के क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यानी जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। अभी तक सिर्फ एक ही बार जो है प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया गया है, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया, ठीक है। 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ और 3 नए शब्द हमारे प्रस्तावना में, हमारी संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के दौरान। अब जो हमारे प्रस्तावना में जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं प्रियम्बल में के जो वर्ड्स हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। तो पहले बात करेंगे सोवरिन के बारे में। तो सोवरिन का मतलब होता है सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, यानी कि जो इंडिया होगा, इंडिया किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, ना ही किसी का डोमिनियन होगा, और इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट और फ्री स्टेट होगा और अपने सारे अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स हो, सारे अफेयर्स को मैनेज करने का काम इंडिया खुद करेगा, ठीक है, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये मतलब है सोवरिन का। अब बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। तो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। इंडिया का सोशलिज्म कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है, ठीक है। हमारे यहाँ जो सोशलिज्म चलता है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है वो बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में फेथ की बात करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पे पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, एक साथ जो है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और इंडिया का जो सोशलिज्म है वो मार्क्सिज्म और गांधीज्म का जो है एक ब्लेंड है, ठीक है। किसका ब्लेंड है, मार्क्सियन फिलॉसफी का और गांधीयन फिलॉसफी का एक ब्लेंड है। लेकिन ज़्यादा झुका हुआ किसकी तरफ है, झुकाव जो है हमारे यहाँ वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकाव है, ना कि मार्क्सिज्म की तरफ, ठीक है। तो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जो है वो झुकाव है। ये भी देखिए यूपीएससी के 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि जो हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है वो ज़्यादा जो है किसकी तरफ उसका झुकाव है, तो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव है हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है उसका। बात करते हैं सेकुलर की। तो सेकुलर वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, ये हमारे संविधान में 42वें संशोधन में यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो है सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। तो सेकुलरिज्म वर्ड का मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है किसी के भी साथ धर्म के आधार पे जो है भेदभाव नहीं करेगा, यानी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री जो है वो है सेकुलर, यानी स्टेट जो है किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात की गई है, दैट इज ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, यानी स्टेट जो है सभी को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम हो या ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। सभी रिलीजन को जो है एक समान जो है स्टेटस और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। तो जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी हम भारत के लोग। तो इंडिया में जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा पावर किसको देता है, सबसे ज़्यादा पावर संविधान देता है लोगों को, भारत के लोगों को, वी द पीपल। तो लोग जो है वो इलेक्शन में जो है वोट देते हैं और उसके थ्रू जो है अपने लीडर को, अपने नेता को जो है वो चुनते हैं। तो यहाँ जो पावर है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। तो सबसे ऊपर जो है संविधान के हिसाब से कौन हुआ, संविधान ने सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया, तो भारत के लोगों को दिया। तो जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने पावर को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड के केस में अगर देखें तो 4 डिवाइसेस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, यानी पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ से लोगों के द्वारा जो है पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है लोगों के द्वारा जो है लोगों का सजेशन लिया जाता है। वहीं इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड है जहाँ पे लोग जो है कोई भी बिल को प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, लोग खुद बिल को प्रपोज कर सकते हैं लेजिस्लेशन में। उसके बाद तीसरा है रिकॉल। रिकॉल का मतलब हुआ कि अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपना काम सही से नहीं करता है तो लोग उसको जो है उसका टर्म ख़त्म होने से पहले ही डिस्चार्ज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉल।
उसके बाद है चौथा है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि लोगों का ओपिनियन लेना, यानी किसी मैटर पे जैसे वोट करवाना। तो उसमें जो है सभी लोग जो है वो वोट करते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर के। और जो प्लेबिसाइट है वो ज़्यादातर जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट जो है वो यूज़ किया जाता है। और वहीं हम जब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, तो हमारे इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही आगे चल के जो है सरकार बनाता है और लॉ बनाने का काम जो है वो करता है। तो इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और जैसे स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और जो ये प्रिंसिपल है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, ये तीनों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी जो लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना तीसरा अधूरा है, ठीक है। तो एक साथ मिल के ही इनका मतलब जो है वो निकलता है। अब बात करते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमेशा जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाए, या इनडायरेक्ट भी चुना जाए, लेकिन उसका एक फिक्स पीरियड हो, जैसे यूएसए में। तो इंडिया के पास एक इलेक्टेड हेड है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, और इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनका जो टर्म है वो 5 साल का इनका फिक्स टर्म होता है। और रिपब्लिक का और दो मतलब है, जैसे वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेंटी इन द पीपल, यानी जो पावर है वो किस में है, वो लोगों के पास है। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो लोग हैं, ना कि कोई राजा। सेकेंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, यानी जहाँ जो कंट्री रिपब्लिक होगी वहाँ कोई भी प्रिविलेज क्लास जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए खुले रहेंगे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। बात करते हैं जस्टिस की। तो जस्टिस हमारे यहाँ 3 टाइप की जस्टिस की बात हुई है प्रेम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की, ठीक है। सोशल स्तर पे, इकोनॉमिक स्तर पे और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है हमारा प्रेम्बल। और ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से जो है ये लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। अब बात करते हैं लिबर्टी की। तो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, यानी फ्रीडम। तो जो भी लोग हैं वो फ्री होंगे, और साथ ही साथ उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट अपना कर सकें। और प्रियम्बल सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप जो है वो देता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी। इक्वलिटी एंड सभी के साथ जो है इक्वल जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो सेक्शन सोसाइटी में जितने भी लोग रहेंगे वो सभी लोग जो है वो स्टेट के लिए इक्वल रहेंगे, स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी जो एक बंधुत्व की भावना होती है लोगों में। और फ्रेटर्निटी यहाँ 2 चीज़ की बात कही गई है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पहला इंडिविजुअल की डिग्निटी, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है। इंटीग्रिटी जो ये वर्ड है ये प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 1976 में। अब बात करते हैं प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रियम्बल जो है हमारा वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखिए 1960 में बेरूबारी यूनियन का पहला केस हुआ था, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक है। बेरूबारी केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट नहीं है, संविधान से अलग है। वहीं केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद LIC केस है 1995 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल क्या है? इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था तो सबसे लास्ट में जो है प्रियम्बल को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल नहीं तो सोर्स ऑफ पावर है, ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर को जो है प्रियम्बल पावर दे रहा है, या ऐसा भी नहीं है कि लेजिस्लेचर की पावर को कम कर रहा हो, उसको रोक रहा हो, उस पर जो है प्रोहिबिशन लगा रहा हो, ठीक है। तो जो प्रियम्बल है वो लेजिस्लेचर के लिए ना तो पावर्स का सोर्स है और ना ही उसके पावर को रोकता है। और प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रियम्बल में ये चीज़ दिया हुआ है, मेरा ये चीज़ वायलेट हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, नहीं। प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, यानी कि कोर्ट के थ्रू जो है आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, यानी प्रियम्बल में हम चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं, संशोधन ला सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, प्रियम्बल को संशोधन पर प्रियम्बल में जो है वो किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूलभूत ढांचा है वो डिस्टर्ब ना हो, वो ख़राब ना हो।
तो आर्टिकल 368 की पावर यूज़ करके जो है पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करता है, लेकिन प्रियम्बल में चेंजेस चाहे तो पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा बेसिक मूलभूत ढांचा है संविधान का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो प्रियम्बल अभी सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है 1976 में, 42nd अमेंडमेंट में जो है सिर्फ एक बार अमेंड किया गया था और 3 नए वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। उसके बाद से दोबारा कभी प्रियम्बल में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनियन और टेरिटरी के बारे में। तो आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इंडिया दैट इज़ भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। जो पहला शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्टेट्स के नाम और उनकी टेरिटरीज वगैरह दी गई हैं। जो ये फ्रेज़ है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह इसलिए रखा गया कि जो इंडिया का जो फेडरेशन है वो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे कई स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट है, लेकिन हमारा जो है वो किसी एग्रीमेंट का आउटकम नहीं है। इसीलिए कोई भी स्टेट जो है इंडिया से अलग नहीं हो सकता, किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इंडियन टेरिटरी को हम जो है 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, तीसरा है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम हैं वो पहले स्केड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्केड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंडियन स्टेट्स के नाम और सारे यूनियन टेरिटरीज के नाम जो है वो दिए गए हैं। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 दो तरह की बात करता है, पहला कंट्री का नेम क्या है और दूसरा कंट्री की जो है पॉलिटी क्या है, यानी इंडिया क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट जो है वो नए स्टेट्स को ऐड कर सकता है इंडिया में। ठीक है, नए स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है या नए स्टेट्स को ऐड भी कर सकता है, यानी कि किसी एक स्टेट को तोड़ करके 2 स्टेट भी बना सकता है और एक पूरी तरीके से नए स्टेट का फॉर्मेशन भी कर सकता है। आर्टिकल 2 ये कहता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी स्टेट की टेरिटरी से कुछ हिस्सा निकाल के या दो से अधिक स्टेट की टेरिटरी से कुछ हिस्सा निकाल के जो है एक नया स्टेट बना सकता है। किसी भी स्टेट की एरिया को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है, स्टेट का जो नाम है उसको चेंज कर सकता है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं पार्लियामेंट के पास ये पावर जो है वो आर्टिकल 3 ये पावर जो है पार्लियामेंट को प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सभी चेंजेस लाने से पहले, मतलब कि पार्लियामेंट में ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन पहले लेना पड़ेगा। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करते हैं तब तक ये चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट से पहले ही पूछना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जिस स्टेट का नाम चेंज करना है या बाउंड्रीज चेंज करनी है उस स्टेट से जो है उनके व्यूज़ लेंगे, उनसे पूछेंगे, और ये सारे काम जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होने चाहिए। अब स्टेट इसके फॉर में हो या अगेंस्ट में हो, इससे प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। प्रेसिडेंट जो हैं वो बंधे हुए नहीं हैं, वो चाहे तो स्टेट की बात मान भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मानेंगे, वो चीज़ उनके विवेक के ऊपर है। जो हमारा संविधान है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ करता है कि आप जो है नया स्टेट बना सकते हैं, नाम और बाउंड्री वगैरह चेंज कर सकते हैं बिना स्टेट के कंसेंट के। ठीक है, बिना स्टेट से पूछे आप ऐसा काम कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो चेंजेस किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आएंगे। यानी अगर किसी भी स्टेट का हमको नाम बदलना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, नया स्टेट बनाना है, तो ये सब हमको जो है आर्टिकल 368 का यूज़ इसमें नहीं करना है। ये हम सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ये पास किया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 की पावर यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल 2 में चेंजेस हैं और जो आर्टिकल 3 में चेंजेस हैं, वो उसमें जो भी चेंजेस अगर पार्लियामेंट कर रहा है तो वहाँ पे पार्लियामेंट को 368 आर्टिकल की पावर जो है अमेंडमेंट की पावर नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि ये एक तरह का अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंजेस होंगे वो अंडर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट नहीं होंगे और इसको जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है कमीशंस हैं उनके बारे में। तो पहला इंपॉर्टेंट कमीशन है धर कमीशन। तो देखिए, धर कमीशन जो आया था वो स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आया था। ठीक है, तो जून 48 में जो है धर कमीशन आया
और एस.के. धर को अपॉइंट किया गया, इस धर कमीशन का जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 1948 में सबमिट की और रिकमेंड किया कि जो ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के आधार पे न किया जाए, बल्कि इसको देखा जाए कि क्या कन्वीनियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, कहाँ पे कन्वीनियंस कैसे है, किस हिसाब से है, उस हिसाब से किया जाए, न कि लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए। तो धर कमीशन ने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे डिवीज़न करने के लिए कहा। तो धर कमीशन ने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे आप डिवीज़न करिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे करिए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है जेवीपी कमेटी, यानी इसमें जो मेंबर्स थे वो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, और इसीलिए इसको हम जेवीपी कमेटी कहते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो जेवीपी कमेटी का गठन जो है वो दिसंबर 1948 में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल में 1949 में सबमिट की। और इस कमेटी ने भी जो है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो है रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी अक्टूबर 1853 में जो है गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर आ गया कि गवर्नमेंट को पहला जो है लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म करना पड़ा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है वो पहला लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट है। यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर लोग वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फजल अली कमीशन के बारे में। तो देखिए दिसंबर 53 में जो है एक 3 मेंबर्स की कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसमें फजल अली चेयरमैन थे, के.एम. पानीकर थे और एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, इन 3 मेंबर्स की कमेटी जो है बनाई गई और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो सितंबर 1955 में रिपोर्ट सबमिट किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन इन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थियरी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए। और इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है स्टेट्स और टेरिटरीज़ का, इसको जो है ख़त्म करना चाहिए, इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। तो देखिए कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक के पास हैं और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं। तो जो भारत के नागरिक हैं उनको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, वहीं जो फॉरेनर्स हैं उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट जो है सभी नहीं मिले हैं। जिससे पहला है आर्टिकल 15, यानी कि कोई भी भेदभाव जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेट जो है कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये जो है इंडिया के नागरिकों को मिला हुआ है। वहीं आर्टिकल 16 जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी की बात करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 19 कहता है कि सभी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की, कहीं जाने की स्वतंत्रता है, एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम है, मूवमेंट की फ्रीडम है, या कोई भी प्रोफेशन चुनने का जो है अधिकार है। ये सभी आर्टिकल 19 जो है वो राइट प्रोवाइड करता है। वहीं आर्टिकल 29 और 30 जो है वो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। तो ये सारे राइट्स जो हैं सिटीजन्स के पास हैं, लेकिन आर्टिकल 15, 16, 29 और 30 इनको छोड़ के बाकी जितने भी राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये राइट जो हैं फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं। और आर्टिकल 22 भी एक ऐसा राइट है जो फॉरेनर्स को दिया गया है, लेकिन जो एनिमी एलियंस है यानी जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको ये राइट नहीं दिया गया है। जिससे हमारे कंट्री में क्या है कि जो इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, चाहे वो जन्म से यहाँ का भारत का नागरिक हो या उसने भारत की नागरिकता ली हो, वो दोनों ही जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन वहीं जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वहाँ ये कंडीशन है कि वो वहीं का पैदाइशी होना चाहिए, वो उसका जन्म जो है वहीं हुआ हो, तभी जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इलेक्शन में जो वोट करने का अधिकार है वो इंडियन सिटीज़न के पास है। इंडियन सिटीज़न जो हैं वो इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। पार्लियामेंट के मेंबरशिप में जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। और बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे इंडियंस जो है वो उस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। ये सारे पोस्ट को जो है होल्ड करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आप भारत के नागरिक हैं तभी आप इन पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। और वहीं बात करें फ्रीडम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन की, तो जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उनको जो है ये फ्रीडम नहीं है कि वो यहाँ पे आके ट्रेड या कोई भी व्यापार वगैरह कर सकें, उनके पास ये फ्रीडम नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।